Hello, welcome to episode 19 of our program Four Fingers Formula. आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले एक मेरी बहुत पुरानी ट्वीट है, 5-6 साल पुरानी तो होगी। वो ट्वीट कुछ इस तरह से थी: The biggest curse a parent can offer to his child is knowledge. The biggest curse that you can offer to your child is knowledge. कि आप सबसे बड़ा गलत चीज जो अपने बच्चे को ऑफर कर सकते हैं वो है ज्ञान, नॉलेज। क्या मतलब हुआ इसका? नॉलेज आपकी जानने की भूख बढ़ाता है। ज्ञान जो है आपकी भूख बढ़ाता है और जानने की। नॉलेज की ये सीरत है, वो एक जगह रुक नहीं जाती, चलता हुआ पानी है। यू वॉन्ट टू आस्क मोर क्वेश्चंस एंड व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस यू गेट इनटू ट्रबल। एक वर्ग होता है हमेशा जिसको उससे सवाल किया जाना पसंद नहीं आता। सो नॉलेज इनवेरिएबली brings a kind of a crisis. That's why I call it in the tweet that it's kind of a curse. But yet, to attain knowledge is important. The world has moved because world has always aspired to gain knowledge about every aspect of life. Of course, this tweet of mine was in a political kind of a space. With that perspective, it was written by me. The मौजूदा हालात वगैरह. But this week, in fact last week, something very interesting happened. Justice Chandrachud, जो कि हमारी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर जज हैं, उन्होंने एक पब्लिक फंक्शन में एक बात कही। उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल्स ऑफ दिस कंट्री, जो हमारे देश के इंटेलेक्चुअल्स हैं, ज्ञानी, उनकी जिम्मेदारी बनती है, इट इज इनकम्बेंट ऑन देम टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, टू चैलेंज द गवर्नमेंट, टू आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज इफ यू डोंट देन गवर्नमेंट्स हैव ए टेंडेंसी टू गो एस्ट्रे। इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी, मॉरल जिम्मेदारी होती है कि वो सवाल पूछें। इट वॉज ए वेरी शेकिंग काइंड ऑफ ए कॉमेंट। इट वॉज वेरी रेलेवेंट इन टूडेज टाइम्स एंड इट इमीडिएटली मेड मी रिकलेक्ट माई ओन ट्वीट। अब आते हैं प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में। आज की सबसे गर्म इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो तहलका हुआ है, 20 साल के बाद तालिबान फिर से आ गई, उससे हिंसा तो फैली ही। सुसाइड बॉम्बर्स के अटैक भी हुए। यूएसए ने रिटेलिएटरी अटैक भी किए ड्रोन्स वगैरह के जरिए। वो एक तरफ है, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में, अफगानिस्तान कुछ गहरी बात कहने की कोशिश कर रहा है। इसकी चीज़ दरअसल इस तरह से दिमाग में आई कि कल संडे टाइम्स में एक बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल निकला। आई विल उसका जिक्र करूँगा मैं अभी कुछ देर बाद आगे। और इसी तरह से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में भी है, उसका भी जिक्र करूँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। आज़ादी के दिनों, जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, और इमीडिएटली इन द वेक ऑफ दैट पार्टीशन हैपन, ए ब्लडी पार्टीशन, खून से लथपथ पार्टीशन। दो कौमें अलग हुई, लड़े, मारा खूब एक दूसरे को, हिंसा हुई, लेकिन दो अलग देश हो गए, आज़ाद हो गए। हमारे तब के जो लीडर्स थे, उनको ये एहसास था
कि हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो एरिया है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी सिमिलैरिटी है। और तब के जो लीडर्स थे उनमें बहुत आगे तक सोचने की शक्ति थी, विजन थी। इसलिए आज़ादी के बहुत जल्दी बाद उस वातावरण में भी जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान साहब, लियाकत अली खान साहब इंडिया आए भी। इन दोनों ने तय किया कि एक कन्फेडरेशन की स्थापना की जाए, क्योंकि both took birth from the same womb. There were so many things which were common, which shouldn't have been lost sight of, which could have become the path for shared progress, development. तो एक कन्फेडरेशन की एक संरचना दिमाग में आनी शुरू हुई। बट तभी 1951 में लियाकत अली खान साहब का असैसिनेशन हो गया, वध हो गया एक पब्लिक फंक्शन में। वो जाते रहे, बात दब गई, ख़त्म हो गई। दोनों देश एक अजीब से माहौल में डूबते चले गए, बहुत ही फंडामेंटलिस्ट का सा माहौल फॉर सम टाइम। पर फिर भी उस ज़माने के जो लीडर्स थे, उनकी कोशिश साजिद अली से चलते रहने की होती रहती थी। ऐसे वातावरण में हमारे जो लीडर्स थे, खासतौर पर पंडित नेहरू, उन्हें कहीं ना कहीं भारत की जो हमारी इकोनॉमिक हालात थे, कंडीशन है, जो हमारी वस्तु स्थिति थी इकोनॉमिकली, उसका एहसास था। उन्हें मालूम था कि हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली ऊपर उठना ज़रूरी है। तो उन्होंने एक दूसरी पहल करने की कोशिश की। एक संघ की संरचना की गई जिसका नाम था NAM, NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड, जो किसी से अलाइंड ना हो, किसी के साथ जुड़ा ना हो। यह कहना क्यों ज़रूरी हो गया? क्योंकि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, दुनिया दो धड़ों में बट गई, गॉट पोलराइज्ड मैसिवली। एक था वेस्टर्न ब्लॉक और एक था ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, सारे पश्चिमी देश थे, और ईस्टर्न ब्लॉक में रशिया और आसपास के मुल्क। वेस्टर्न ब्लॉक ने एक संधि, एक सैन्य संधि जिसे कहते हैं, एक मिलिट्री अलाइनमेंट किया जिसका नाम था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो रशिया की तरफ से जो ईस्टर्न ब्लॉक था, उसका नाम था USSR। उसमें हंगरी, रूस, चेकोस्लोवाकिया, इस तरह के मुल्क थे। ईस्ट जर्मनी, क्योंकि जर्मनी अलग हो गया था, दो टुकड़ों में बट गया था। आज तो फिर एक हो गया, तब वो दो टुकड़ों में बट गया था और बहुत दुश्मनियां हो गई थी सब में। फिर वक्त बदलता गया। हिंदुस्तान नॉन अलाइन मूवमेंट में इसलिए गया कि वो किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था। बड़ी सादगी से अपना जीवन बढ़ाते हुए, हैवी इंडस्ट्रीज को बल देते हुए, बिकॉज अगर किसी भी ब्लॉक में फंसते तो शायद कुछ प्रॉब्लम्स आती। नेहरू जी ने शायद ये उचित समझा, इसलिए नॉन अलाइन मूवमेंट की संरचना हुई, जिसमें इंडिया के अलावा इजिप्ट था, यूगोस्लाविया था, इंडोनेशिया था, वगैरह वगैरह। हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गए। 70 ईयर्स में हैवी इंडस्ट्रीज लगी, ITI जैसी संस्थाएं लगी, बड़े बड़े संस्थान लगे। स्पेस रिसर्च में हमने बहुत कदम उठाए, एटॉमिक भी पावर भी हमने गेन की, और इलेक्ट्रिकल, हैवी इलेक्ट्रिकल सब में हम बढ़ते चले गए। ये सारी पृष्ठभूमि में
एक बात कहीं खो गई। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उससे पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी वो थी इंडिपेंडेंस की वॉर। उसमें सिर्फ अनडिवाइडेड इंडिया नहीं था, हमारे साथी देश भी थे पड़ोसी, जिनमें अफगानिस्तान खास था। और अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, बहुत बड़ा बल थे हमारी आज़ादी के लिए। उन्हें बल्कि फ्रंटियर गांधी इसलिए किया गया क्योंकि हमारे महात्मा गांधी के वो बिल्कुल भक्त हो चुके थे। हर साल हमारी आज़ादी के पर्व पर वो यहाँ भारत आते भी थे। वो चले गए, वक्त बदल गया। अब कट करके आगे आते हैं काफ़ी 2001 में। तब तक तालिबान जैसी शख्सियत बहुत उठ के आ गई थी अफगानिस्तान में, जो कि बहुत ही रिएक्शनरी फंडामेंटलिस्ट फोर्स था। उन्होंने पुराना जो इस्लाम का पुराना पिछड़ापन था उसको पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की। कत्लेआम हुए, बहुत हिंसा हुई, और फिर उस हिंसा का अजीब परिणाम ये हुआ कि अमेरिका के ऊपर उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स जो हैं उनके 3 उनको उड़ा दिया। अमेरिका ने अटैक किया। फिर 20 साल अमेरिका की छत्र छाया में अफगानिस्तान को फिर खड़ा करने की कोशिश की गई। अफगानिस्तान अब फिर एक बार तालिबान के हाथ में चला गया है। तालिबान को इन दिनों ऐसा फोर्स माना जाता रहा है जो कि बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है, इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है। ये सब समझते रहे और कुछ इस पर जोर भी दिया जा रहा है। क्यों होता है ऐसा? ये जो एरिया है ये सारा, इस पे कुछ सवाल उठते हैं जो मेरे दिमाग में उठने शुरू हुए। और मैंने कहा क्यों होता है ऐसा कि बार बार ये जो क्षेत्र है ये ऐसी हिंसा का शिकार क्यों हो जाता है? क्यों होता है ऐसा कि शुरू के दिनों में कन्फेडरेशन की कोशिश की गई और उसके बाद में दुश्मनियां बढ़ती चली गई? थोड़ा सा अगेन पास्ट के ऊपर नजर डालनी जरूरी हो जाती है। देयर हैड बीन ए फोर्स इन आवर मेनलैंड इंडिया जो नहीं चाहती थी, ये बिल्कुल तथ्य है, कि भारत जल्दी आज़ाद हो। उन्होंने हमारे शासकों के साथ मिलकर ये प्रयास भी किए थे कि हिंदुस्तान जल्दी आज़ाद ना हो। कोई ना कोई वर्ग है जो किसी और पावर के कहने पर कठपुतली बनकर काम करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? क्यों? मैंने सोचना शुरू किया कि अगर इमेजिन करें ये जो पूरा एरिया है जिसे अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया कहें अगर हम, जिसमें अफगानिस्तान की शख्सियत अलग थी, वो हिस्सा नहीं था अनडिवाइडेड इंडिया का, पर पड़ोसी देश था और दोस्त था। तो अगर इन सब पे नजर डालें तो भाषा एक, थोड़े बहुत लहजों का फर्क है, कोलक्चुअली फर्क है, लेकिन सब एक दूसरे की जबान समझते हैं। जो खाना पीना है, फूड, त्योहार है, उनमें काफी सिमिलरिटीज है। विचार एक जैसे हैं, परिवार के प्रति, म्यूजिक, शेयर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं आर्ट वर्ल्ड की। हमारे म्यूजिशियंस वहां जाके काम करते रहे, वो हमसे सीखते रहे, ये आदान प्रदान चलता रहा है। ये एक क्यों नहीं हो सकते? सवाल अक्सर आया दिमाग में, क्योंकि अगर एक हो सकते तो कितनी बड़ी शक्ति बनता है ये, कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सकता है ये। फॉर ए मोमेंट अगर इमेजिन करेंगे, देयर इज नो अटैक एंड वी आर नॉट अटैकिंग एनीबॉडी और नोबडी इज अटैकिंग अस, वी हैव फाउंड आवर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर ये, जो जिसे हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, मेरे हिसाब से सेंट्रल एशिया, कितनी बड़ी पावर ये बन जाता है। कोई झगड़ा नहीं, इतनी बड़ी तादाद में जनसंख्या, विच मीन्स कंज्यूमर पॉपुलेशन। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं किसी को परेशान भी तो कर सकती है ये चीज। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है
बड़े सुनिश्चित तरीके से कोई शक्तियां ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि ये हम एक हो, क्योंकि एक हो जाएंगे तो उनकी बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान आर्मामेंट का है, वेपनरी और भी दूसरे टैरिफ्स हैं। कन्फेडरेशन अगर बन सकती होती, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो बहुत बड़ा समूह बनता है ये। लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं है, किसी को सूट नहीं करता, कोई ये चाहता नहीं। The two articles that I mentioned earlier, one is by Manoj Keval Ramani, जो कि कल के संडे टाइम्स में निकला, which says China may take jibes at US, but it's not going to recklessly jump into bed with Taliban. It's a very interesting proposition. Another one is in the Indian Express, and the heading is India Important. Want to maintain ties. Taliban leadership in Qatar. Taliban deputy head in Doha, Mr. Sher Mohammad Abbas Stenczai, mentions trade with India through Pakistan to be very important for the development of Afghanistan. हमारे तो एक सेकंड बिगेस्ट पावर होने के चांसेस हो जाते हैं फिर, और अपनी अपनी आज़ादी मुकर्रर रखते हुए, क्योंकि कन्फेडरेशन का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के देश में घुल गए। हमारी अलग अलग शख्सियत होगी, सिर्फ संधि रहेगी, मिलकर व्यापार, मिलकर सोशल कल्चरल इंटरैक्टिविटी। ये सोचने वाली बात है। पिछले 4 फिंगर्स फार्मूला में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज जहां मैं गया देखा मैंने, वो किस तरह से सबको अपने अंदर समेटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे उनका काम चलता है, उनकी इंडस्ट्री चलती है, उनकी इकोनॉमी चलती है। हम क्यों नहीं इस तरह से सोच सकते? लेकिन मे बी some forces, and it's a question, probably they have discovered that they have to, for remaining in the power, they have to face the elections, and facing the elections means votes, and votes के लिए वोट बैंक शायद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। शायद एक वर्ग है जिसकी शायद समझ में ये आ गया है कि एक ख़ास धर्म विशेष को एक तरह का शत्रु समझ लिया जाए हमेशा के लिए। जिस तरह से जर्मनी में हिटलर के ज़माने में यहूदियों को समझ लिया गया था, तो अगर ऐसी छाप लग जाए कि एक मुस्लिम किसी तालिबानी, तो जो हिंदू वोट है बहुत बड़ा, वो शायद हमारी तरफ आ जाएगा। ये शायद वो नहीं जानते कि हिंदुओं में एक बहुत बड़ी साइलेंट मेजॉरिटी है जो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्हें मालूम है उनकी ताकत, उनकी शक्ति मिलकर चलने में है। वो लिबरलिज्म में बिलीव करते हैं, सिंक्रेटिक कल्चर में बिलीव करते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है वो सोचता है कि ये उभार के, ये डिफरेंशियल्स उभार के, नफरत कैन बिकम ए मार्केटिंग फोर्स फॉर अचीविंग पावर। ये सब विचार आने ज़रूरी है, और अगर विचार आते हैं तो उन्हें एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। जैसा जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, शायद ये वक्त आ गया है कि सोचने समझने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, एनालाइज करने की शक्ति रखने वाले लोग थोड़ा बोलना शुरू करें। 4 फिंगर्स फार्मूला ये आगाह करता है आपको कि सुनी सुनाई बातों में ना जाए, आइज का इस्तेमाल करें, विश्लेषण करें, हकीकत को जानने के लिए गहरे पानी बैठना जरूरी है, क्योंकि सवाल हमारी पूरी संस्कृति के एग्जिस्टेंस का है। वी हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी नॉकिंग ऑन आवर डोर्स, दिस एंटायर सबकॉन्टिनेंट हैज,
which is called Indian subcontinent, which it is, will always be called Indian subcontinent. Why cannot we seize this opportunity of being together under a kind of arrangement which our forefathers, freedom fighters, had visualized, had envisioned? This is the purpose I wanted to express today. My thoughts, which were spurred by Justice Chandrachud. आज के लिए इतना ही.